ITI नगर के मिशन एग्ज़ाम में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा मिशन एग्ज़ाम का 5 नंबर पर लेक्चर चल रहा है और जो ये आज का मिशन एग्ज़ाम का 5 नंबर लेक्चर है, इसमें हम आज करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर पर आधारित 37 क्वेश्चंस। MCQ टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कि हमारे पिछले 4 लेक्चर में आपने देखा है, विस्तार पूर्वक कराएंगे। और ये जो आज के 37 क्वेश्चन हैं मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर पर आधारित, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। उपयोगी इसलिए होने वाले हैं क्योंकि जो हमारा नियमित क्वेश्चन बैंक है उससे ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो बिना किसी बकवास के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। देखिए, श्रेणी परिपथ है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सा परिपथ दिया है, श्रेणी या पैरेलल। ये है हमारा श्रेणी। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, और वैल्यू दी है 30 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड, और बोला है कि कैपेसिटेंस निकालना है, यानी सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो हमारा सीरीज में होता है उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? अगर हमारा सीरीज में है तो लगाते हैं टोटल कैपेसिटेंस, यानी 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होता है हमारा सीरीज के लिए। और पैरेलल के लिए होता है हमारा CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे हमारा है सीरीज, तो सीरीज में ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें। 1/CT इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3 प्लस 1, यानी हो जाएगा हमारा 1/CT इक्वल टू 3 तो 5/30। अगर वैल्यू निकाले हम CT की तो आ जाएगा 30/5, तो 5 30, तो 6 माइक्रोफैरड हमारा राइट आंसर है। इसमें पूछा है कि कुल संधारिता की वैल्यू, तो कुल संधारिता की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल ली है, जो कि हमारी 6 माइक्रोफैरड है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में पूछा है कि संधारिता की इकाई क्या होती है। देखिए, जो हमने संधारिता निकाली है इसकी इकाई पूछा है। इसकी देखिए, हमने माइक्रोफैरड में आया था, इसका जो यूनिट है यहाँ पे इसकी फैरड होती है। ऑप्शन ए में दिया है मोह हमारी होती है कंडक्टेंस की, यानी चालकता की, और हेनरी हमारी होती है इंडक्टेंस की। सी में दिया है फैराड, फैराड हमारी संधारिता की यानी कैपेसिटेंस की होती है। और डी में दिया है कूलम्ब, जो हमारी आवेश की होती है। लेकिन यहाँ पे किसकी पूछा है? कैपेसिटेंस की पूछा है, जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में पूछा है कि एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम्ब आवेश की आवश्यकता हो। देखिए, धारिता का मान पूछा है, यानी सी की वैल्यू पूछी है। अगर हमारा आवेश यानी क्यों हो हमारा कितना 0.5 कूलम्ब और वोल्टेज हमारा 35 वोल्ट हो, तो तब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या होता है? सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू पुटअप करनी है। क्यू हमारा 0.5 अपॉन वोल्टेज हमारा 35। तो जब इसको सोल्व करेंगे हमें कुछ ये वैल्यू मिलने वाली है 0.014 फैराड। ठीक है ना। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 0.014 फैराड। हमें केवल ये फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में पूछा है संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है। संधारिता के मान को पूछा है, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, बी में दिया है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। देखिए, अगर हम उच्च परावैद्युतिक नियतांक पदार्थ का यूज करेंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी जो संधारिता है कैपेसिटेंस वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और सी में दिया है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। देखिए, जो कैपेसिटर होता है उसमें 2 प्लेट होती है हमारी। ये कहता है कि जो ये प्लेटों के बीच की दूरी है
अगर मैं इसको बढ़ा दूं, यानी यहाँ पे है बढ़ाकर इतनी दूरी ले जाऊं, d2 कर दूं, तो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी संधारिता का मान है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है, वो हमारी घट जाएगी इनके बीच की दूरी को बढ़ाने पर। अगर इसको कम करूंगा तो हमारी जो संधारिता की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ाने पर वो कम हो जाएगी संधारिता की वैल्यू। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाता है। ऑप्शन ए पर जिक्र कर लेते हैं, प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर। अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे पूछा है हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू घटानी है, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, ये भी हमारा अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जो सटीक राइट आंसर बनता है वो बनता है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम कर सकते हैं। अगर हमें करना होगा, उसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा, तो हम उनके बीच की दूरी को कम करेंगे और प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, ये हमारा वहाँ पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कम करनी है कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर पर पूछा है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है। पराचुंबकीय यानी डायनामैग्नेटिक मटेरियल पूछा कौन सा होता है। देखिए, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, मैं आपको विस्तार में बता देता हूँ थोड़ा। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, जिसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। दूसरे नंबर पर अणुचुंबकीय पदार्थ होता है, जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और तीसरे नंबर पर होता है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक। देखिए, जो हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वे कौन से पदार्थ होते हैं। ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर चुंबकत्व का गुण ले लेता है। यानी देखिए, वो पदार्थ, मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ। मान लिया मैं अपनी संगति चुंबकत्व के गुण की रखता हूँ, और मेरे पास में कोई एक बंदा आता है और वो मेरी संगति में ढल जाता है, तो जो वो बंदा हुआ उसका पदार्थ कौन सा हुआ, लोह चुंबकीय पदार्थ, यानी वो मेरी संगति के अनुरूप हो गया है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है अणुचुंबकीय पदार्थ, यानी मेरे पास में चुंबकत्व का गुण है, मेरी संगति चुंबकत्व की है, लेकिन दूसरा बंदा मेरे पास में आता है, वो कहता है नहीं जी साहब, हम आपकी संगति के अनुरूप नहीं होंगे, हम आपकी संगति में नहीं ढलना चाहते। तो वो हमारा क्या हुआ, अणुचुंबकीय पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर चुंबकत्व का गुण नहीं रखता, वो कौन से कहलाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरे नंबर पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर चुंबकत्व का तो गुण लेता ही नहीं, लेकिन उसके चुंबकत्व के गुण में भी वो डिफेक्ट डालता है, यानी इफेक्ट करता है उसके गुण को भी, वो हमारे होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उनका उदाहरण है हमारा लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट, और इनसे मिश्रित हमारी जो अलॉय है वो हमारे इसके उदाहरण होते हैं। और अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं हमारे प्लेटिनियम और हमारा मैग्नीज, वायु और तांबा और एल्यूमिनियम। देखिए, आपने देखा होगा जो हम अपनी मोटर्स की वाइंडिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की वाइंडिंग करते हैं, उसमें तांबा और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। वो स्पेशल इसलिए यूज करते हैं तांबा एल्यूमिनियम का, क्योंकि हमारे अणुचुंबकीय पदार्थ है जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर ये चुंबकत्व का गुण नहीं ले पाते, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका निकल जाता है कि मोटर्स में वाइंडिंग करते समय हम तांबा और एल्यूमिनियम पदार्थ का ही क्यों यूज करते हैं, वो यही कारण है कि वो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो उदाहरण है वो हमारे कांच, लकड़ी, कागज, जल और हमारा बिस्मित होता है और ग्रेफाइट होता है, ये हमारे उदाहरण। तो देख लेते हैं जो 5th क्वेश्चन में दिया है, इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछा कौन से हैं। देखिए, जो एयर है हमारी, वायु हमारी अणुचुंबकीय पदार्थ है, स्टील हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है, वाटर हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्लेटिनम हमारा अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पे पूछा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक पदार्थ। राइट आंसर बताया ऑप्शन सी, जल हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6th में। 6th में पूछा है कौन सा कारक विद्युतीय चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। देखो, ऑप्शन में दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा कारक है जो उसकी ध्रुवता को प्रभावित करेगा चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन ए में दिया है कुंडली की लंबाई। देखिए, अगर कुंडली की लंबाई को बढ़ा रहे हैं हम तो वो उसके ध्रुवता को, जो चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। बी में दिया है धारा की दिशा। देखिए, धारा की दिशा कैसे हम पता लगाते हैं, एक हमारा दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मैं दाहिने हाथ की
नियम को अप्लाई करता हूँ और हमारे कोई कंडक्टर है, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ और ऐसे हम उस रूल को अप्लाई करते हैं, तो ये रूल हमारा क्या बताता है कि अगर जो हमारी धारा की दिशा है वो इस तरफ है, ये अंगूठा हमारा धारा की दिशा को इंगित करता है, और जो ये हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। तो ये कहता है कि अगर मैं इसकी दिशा को ऐसे ना ले जाकर ऐसा कर दूं तो ये क्या इसकी ध्रुवता को प्रभावित करेगा? नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तो प्रभावित करेगा लेकिन जो ध्रुवता होगी उसे प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं लगता है। सी में दिया है अगर धारा की शक्ति को, जो धारा की करंट की स्ट्रेंथ है उसको बदल दिया जाए, उसको देखा जाए तो वो ध्रुवता को प्रभावित करेगा। क्या करेगा? जो करंट की सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसे प्रभावित कर सकता है। डी में दिया है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति यानी स्ट्रेंथ ऑफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता को प्रभावित नहीं करता। जो राइट आंसर बनता है वो हमारा ये बनता है ऑप्शन सी, धारा की शक्ति ही ऐसा कारक है जो चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेवंथ में पूछा है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा चुंबकीय वाहक बल है वो क्या होता है, यानी MMF फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। क्या होती है? ये होती है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। क्या होती है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो जो ये हमारा MMF होता है ये हमारा, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूं उसमें हमारा होता है EMF, यानी EMF और MMF हमारा इक्वल होते हैं अगर इनके गुण देखे जाए। EMF हमारा क्या होता है? किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, और MF हमारा एक ऐसा बल है जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है उसे सेटअप कराने में मदद करता है। तो MMF का पूछा है यूनिट क्या होती है। MMF की मैं बात करूं, MMF यानी FM इसको बोल देते हैं, और इसके फॉर्मूले की बात करूं ये होता है हमारा N × I। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स और I हमारी होती है धारा, और नंबर ऑफ टर्न्स होगा यहाँ पे टर्न्स × एम्पियर। क्या होगा? जो यूनिट निकल कर आती है टर्न्स × एम्पियर। तो राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन सी, एम्पियर्स टर्न्स। जो हमारी MMF की पूछी है, चुंबकीय वाहक बल की मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की पूछी है, उसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर टर्न्स। ठीक है ना, राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 8th में पूछा है यदि तीन प्रेरक L1 L2 L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरक क्या है? कुल प्रेरक यानी श्रेणी में जुड़े हैं, हमारे श्रेणी में 3 प्रेरक जुड़े हैं। तो अगर श्रेणी में देखा जाए, श्रेणी में होता है हमारा LT = यानी टोटल इंडक्टेंस L1 + L2 + L3, और पैरेलल में होता है 1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। ये हमारा सीरीज का है और ये हमारा पैरेलल का होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सीरीज में क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन बी, LT = L1 + L2 + L3। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है परमियंस की इकाई क्या है। देखिए परमियंस होता क्या है हमारा, एक होता है हमारा रिलक्टेंस जिसे RM से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा परमियंस। ठीक है ना। तो पूछा परमियंस की यूनिट पूछा है क्या होती है। अगर रिलक्टेंस की बात करूं, रिलक्टेंस हमारा क्या होता है, ये हमारा जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रजिस्टर होता है, यानी रजिस्टर होता है, ऐसे ही हमारा रिलक्टेंस होता है। रजिस्टर हमारा क्या करता है, धारा के मार्ग में वो अवरोध पैदा करता है। उसी प्रकार रिलक्टेंस हमारा मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ये हमारा फ्लक्स के मार्ग में विरोध पैदा करता है। R जिस प्रकार होता है हमारा V/I, उसी प्रकार RM होता है हमारा FM/ फ्लक्स। ठीक है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में R = V/I होता है, उसी प्रकार RM = FM/φ है। FM हमारा बिल्कुल वही है जो यहाँ पर EMF होता था, ये हमारा MMF है, और ये हमारा करंट होता था, और इसमें हमारा फ्लक्स होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें पूछा परमियंस की। देखिए जो रेजिस्टेंस के विलोम होता था वो होता था 1/C, यानी कंडक्टेंस। ठीक है ना। और यहाँ पे
जो हमारा रिलक्टेंस है इसके विलोम होगा 1/p यानी परमियंस। तो जब हम p की अगर इससे यूनिट निकाले तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारा phi/Fm। तो यहाँ से यूनिट निकल जाएगी, फाई की होती है हमारी वेबर अपॉन Fm की होती है एम्पियर टर्न। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी में दिया है एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये जो यूनिट आई है परमियंस की ये कैसे निकल कर आई है, और उम्मीद ये भी कि आपको रिलक्टेंस और परमियंस क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। अगर पूछता है कि रिलक्टेंस की क्या है तो यहाँ पे आती है हमारी एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा हो जाएगा उल्टा वेबर अपॉन एम्पियर टर्न, जो ऑप्शन बी में दिया है, सॉरी सी में नहीं, सी में तो हमारी रिलक्टेंस की हो जाएगी, बी में दिया है वेबर अपॉन एम्पियर टर्न, जो ये होगा ये परमियंस की और ये हमारी रिलक्टेंस की। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th में दिया है कि कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था दाहिने हाथ की हथेली का नियम बताया था कि वो क्या करते हैं कि अगर हमें धारा की दिशा पता है इधर है तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऐसे होगी, अगर इधर कर दिया जाए तो वो ऐसे बदल जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए नियम लगाया जाता है वो लगाया जाता है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 में पूछा श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। देखिए परिपथ दिया है इस प्रकार, जैसे पहला क्वेश्चन आया था हमारा सेम उसी प्रकार है। यहाँ पे दिया है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो इसकी टोटल संधारिता की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CT हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्ट, और कुछ नहीं है। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, C1 की वैल्यू है 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, ठीक है ना। एलसीएम आ जाएगा हमारा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1। तो जो CT आएगा वो आ जाएगा 20/5 और 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैरड, जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन ए में, ठीक है ना। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है वो आई हमारी 4 माइक्रोफैरड। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 में कहा है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारितों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। संधारित्रों को जोड़ रहा है, विभिन्न संधारित्र हैं हमारे, विभिन्न वोल्टेज रेटिंग के हैं और कहते हैं उन्हें हमें जोड़ना है सर्किट में, तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। देखिए इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि वो कौन सी कंपनी के हैं, कोई भी कंपनी को अलग अलग कंपनी को, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी में दिया है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। प्रत्येक कैपेसिटर की बोला है कि जितना उस पर वोल्टेज रेटिंग है मेंशन किया गया है उससे कम उसका वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, ये बात सही कह रहा है, ऐसा होना चाहिए। और सी में दिया है कि कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए। क्या क्या है, कैपेसिटर का मान है जो वो संधारित्र के निम्नतम मान से कम होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और डी में दिया है प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। नहीं, जब हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न वोल्टेज रेटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो समान प्रकार की ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसे हो सकती है, आप ही सोचिए। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन बी में दिया है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, ये राइट आंसर बनता है। अगर हम उसको विभिन्न प्रकार के संधारित्रों को विभिन्न वोल्टेज रेटिंग वाले जोड़ रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं एक सर्किट में, तो हमें ध्यान सावधानी रखनी चाहिए कि जो उसकी वोल्टेज ड्रॉप है वो उससे कम होना चाहिए जो उस पर मेंशन है, जो उसकी वोल्टेज रेटिंग है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए मैंने आपको समझाया है और मुझे उम्मीद भी आपको क्लियर हुआ होगा कि 3 प्रकार के हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यहाँ पे पूछा है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। देखिए
ऑप्शन डी में जो ग्रेफाइट दिया है ये हमारा कौन सा है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सी में बिस्मिथ, ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। और बी कॉपर, कॉपर हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मोटर्स की वाइंडिंग होती है उसमें हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। 14 में दिया है कि BH वर्ग में x द्वारा अंकित भाग का नाम क्या है। देखिए हमें वक्र दिया है, ये वक्र होता है हमारा BH कर्व, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लोब भी इसको बोल देते हैं। तो जो x से इंगित है भाग उसका नाम पूछा है क्या होता है। देख थोड़ा सा मैं डिटेल में ले जाता हूं आपको। जो हमारा वक्र होता है, वर्क होता है, कर्व होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। इधर होता है हमारा चुंबकीय बल और इधर होता है हमारा फ्लक्स घनत्व। तो ये कहता है कि जब हम इसको चुंबकीय बल देते हैं तो ये ए चुंबकीय बल दे रहे हैं तो ये हमारा फ्लक्स घनत्व भी बढ़ रहा है। तो फ्लक्स घनत्व के साथ में इसमें क्या रहा है, चुंबकत्व आ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है, प्रत्येक पदार्थ का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, यानी एक उसकी लिमिट होती है कि यहाँ तक चुंबकत्व आ सकता है इसमें, इससे अधिक जाने पर चुंबकत्व नहीं आ सकता, उसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यानी जो ये पॉइंट होता है हमारा, ये होता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है ना। जो ऑप्शन बी में दिया है सैचुरेशन पॉइंट यानी संतृप्त पॉइंट। तो ये कहता है अगर मैं इस बल को घटाना उल्टी दिशा में ले जाऊं, इधर ले जाऊं, तो क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है। ये देखने को कुछ इस प्रकार मिलता है। ये अगर हमारा फ्लक्स घनत्व आ रहा है वापस, तो ये इसी वाले से रास्ते से ना आकर वो थोड़ा सा ऐसे आता है। और वो ऐसा क्यों आता है, उसका कारण ये होता है हमारे जो पदार्थ होते हैं वो एक ऐसा गुण रखते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का, यानी अवशेष चुंबकत्व का गुण रखते हैं। तो उस गुण के कारण ये हमारा ऐसे ना आकर ऐसे आता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारा ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमें एक कर्व ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है जो ये x है यहाँ पे, ये किसे इंगित करता है। ऑप्शन ए में कोरेसिविटी, बी में दिया है संतृप्त बिंदु, ये हमने बता दिया है, सी में दिया है चुंबकीय बल, चुंबकीय बल हमारा ये रहा, और डी में दिया है अवशेष चुंबकत्व, अवशेष चुंबकत्व होता है हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन जो ऑप्शन ए में दिया है कोरेसिविटी, वो हमारा ये वाला पॉइंट होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है आपको ये BH कर्व समझ में आ गया होगा। ये BH कर्व हमारा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं हिस्टेरेसिस लूप या हिस्टेरेसिस लॉस बोल सकते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है, इस कर्व के माध्यम से देखने को मिलता है कि जो हमारा फ्लक्स घनत्व है वो हमेशा चुंबकीय बल से पिछड़ जाता है। तो राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 15 में कहा है विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द है। कंडक्टेंस के लिए पूछा है कि जो चुंबकीय सर्किट है हमारा, मैग्नेटिक सर्किट है, उसमें उसके समरूप कौन सा शब्द है। रिलक्टिविटी होता है हमारा रजिस्टिविटी के समरूप, और परमियंस हमारा होता है कंडक्टेंस के समरूप, रिलक्टेंस होता है हमारा रेजिस्टेंस के समरूप, जो हमने यहाँ पे बताया था आपको। और डी में दिया है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी होती है हमारी कंडक्टिविटी के समरूप। लेकिन यहाँ पे पूछा है कंडक्टेंस, वो होता है ऑप्शन बी परमियंस के समरूप। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कहा है रिलक्टेंस की इकाई क्या है। देखिए हमने बताया था यहाँ पे रिलक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, इसके फॉर्मूले से आता है हमारा एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, और परमियंस इसका उल्टा होता है तो इसकी यूनिट भी उल्टी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा है रिलक्टेंस की यूनिट, वो होगी हमारी एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया है कि यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। ये कह सकते हैं कि Q V C में संबंध क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है हमारा C इक्वल टू Q अपॉन V। क्या होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, जो ऑप्शन ए में दिया है C इक्वल टू Q अपॉन V। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 में कहा है आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत पूछ रही है कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, कुंडली में करंट कम करें, और कुंडली में घुमाव की संख्या कम करें। देखें अगर कुंडली में करंट भी कम करोगे तो हमारा
जो उसकी तीव्रता है खींचने की वो भी कम होगी। सी में कुंडली में घुमावों की संख्या कम रहे तो उसकी खींचने की क्षमता कम होगी। और डी में दिया है पदार्थ के बीएच वर्ग को बढ़ाएं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसकी ताकत को हमें बढ़ाना है। जो ऑप्शन ए में दिया है क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी जो खींचने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में कहा है फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पिछड़ा रहता है, किसको परिभाषित करता है। देखिए मैंने इस बीएच कर्व में आपको बताया है कि इसमें जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, फ्लक्स घनत्व होता है वो हमेशा चुंबकीय बल से पिछड़ जाता है। तो वो हमें इंगित करता है हिस्टैरिसीस लूप को या बीएच लूप को। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, हिस्टैरिसीस को वो इंगित करते हैं, परिभाषित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में कहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके पास में मैं कोई वस्तु पदार्थ रख देता हूँ, वस्तु रख देता हूँ, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि इसमें चुंबकत्व का गुण भी आ जाता है अगर ये हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं वो किस बारे में पूछना चाहता है। ऑप्शन ए में दिया है हिस्टैरिसीस, नो। बी में दिया है स्कैन इफेक्ट यानी त्वचा प्रभाव, नो। डी में दिया है प्राविद्युत तनाव, नो। लेकिन सी में दिया है एडी करंट, भंवर धारा का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वो कैसे देखने को मिलता है बता देता हूँ। फैराडे का आपने चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पढ़ा होगा। नंबर 1 पर जो नियम दिया था उसने ये दिया था कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैं किसी पदार्थ को लाकर रख देता हूँ और उसके फ्लक्स में मैं परिवर्तन करता हूँ तो उस पदार्थ जो रखा गया पदार्थ है उसमें एडी करंट यानी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। तो यही पूछा है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में मैं कोई वस्तु रख देता हूँ तो उस वस्तु पर कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। वो देखने को मिलता है हमें भंवर धारा यानी एडी करंट प्रभाव। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में पूछा है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। देखिए एयर कैपेसिटर का पूछ रहा है कि किस उपकरण में, किस डिवाइस में हम यूज करते हैं। एयर कैपेसिटर हमारा एक प्रकार का कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर के टाइप्स में भी आ जाता है। तो उसका यूज करते हैं हम, जो ऑप्शन डी में दिया है रेडियो रिसीवर में। रेडियो रिसीवर में हम यूज करते हैं एयर कैपेसिटर का। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 22 में कहा है कि यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी हमारा एक प्रकार का कैपेसिटर ही है। तो उसे पूछा है अगर वो विपरीत उसकी ध्रुवता से जोड़ गया है तो क्या हमें परिणाम देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए में दिया है संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ने वाला है। और बी में दिया है अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा। जी हाँ, अगर उसका हम ध्रुवीकृत चेंज कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं तो उसमें अत्यधिक गर्मी हो जाएगी जिसके कारण वो फट जाएगा। सी में दिया है परिपथ में धारा कम हो जाती है, नो। और डी में दिया है संधारिता का मान बढ़ाया जाएगा, नो। जो ऑप्शन बी में दिया है ये हमारा सटीक आंसर है कि जो अगर हम ध्रुवता को बदल दे तो वो अत्यधिक गर्म होगा जिसके कारण फट जाएगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 23 में पूछा है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल पूछा है कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया है वुड, लकड़ी। जी हाँ, हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। निकिल हमारा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ और प्लेटिनम मैग्नीज होता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। लेकिन यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो होता है हमारा लकड़ी, ठीक है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बताया था मैंने कि वो उसकी संगति में तो नहीं आता, लेकिन उसकी संगति को भी जो वो गुण रखता है उसको भी इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो वो होता है वुड हमारा। देखिए अगर यहाँ पे हमारा कोई चुंबक रखी है और यहाँ पर कोई हमारा पदार्थ रखा है तो वो इसे आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। अगर मैं इसके बीच में यहाँ पर लकड़ी का एक गुटका रख दूं तो बताइए इसे खींचने की शक्ति उसकी कम होगी नहीं होगी, इफेक्ट करेगा ना उसके गुण को भी। तो इसलिए हमारा ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है लकड़ी। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में पूछा है फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। देख फ्लक्स घनत्व जो यहाँ पे आ रहा था हमारा फ्लक्स घनत्व, इसकी इकाई पूछा है, ये होता है हमारा B = फ्लक्स अपॉन एरिया। क्या होता है B = फ्लक्स अपॉन एरिया। और आपको पता है फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वेबर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। और आपको पता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है टेस्ला के बराबर। तो इकाई पूछी है इसने क्या होती है, ऑप्शन ए में टेस्ला, बी में वेबर, सी में वेबर अपॉन मीटर। अगर देखें यहाँ पर अगर होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर तो इस पे भी हम राइट लगा सकते थे,
लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। डी में दिया है एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न हमारी बताया था एमएमएफ की होती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की। और यहाँ पे लेकिन पूछा है फ्लक्स घनत्व की ऐसा यूनिट, वो होती है ऑप्शन ए टेस्ला। राइट आंसर बताया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में पूछा है कि पदार्थ का बीएच वर्क यानी हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया है पदार्थ का रिलक्टेंस, पदार्थ की क्षेत्र की तीव्रता, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता, चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना। देखिए बीएच कर्व यानी ये हमारा होता है बीएच कर्व यानी हिस्टैरिसीस लूप, ये इसकी चुंबकीय विशेषता को ही दर्शाता है। देखिए इसमें ना तो कहीं पदार्थ का रिलक्टेंस का जिक्र हुआ है, बी में दिया है क्षेत्र की तीव्रता, वो भी कहीं नहीं यूज हुआ है, और डी में दिया है चुंबकीय सामग्री की शक्ति खींचना, ये भी कहीं यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे केवल हमने देखा है जो इसका चुंबकीय गुण है, रेजिडुअल चुंबकत्व देखा है, सैचुरेशन पॉइंट देखा है, ये हमारा चुंबकीय गुण होता है। जो ऑप्शन सी में दिया है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को, जी हाँ ये चुंबकीय विशेषता को दर्शा रहा है हमारा बीएच कर्व। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 में पूछा है कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। भंवर धारा पूछी है किसके समानुपाती होती है। भंवर धारा का मैं फॉर्मूला बताऊं आपको। भंवर धारा का फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है WE यानी एडी करंट लॉसेस होता है हमारा BM स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसमें मैं देख BM हमारा है चुंबकीय घनत्व और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी कोर की मोटाई होती है, ठीक है ना। यहाँ से हम पता लगाएंगे कि जो हमारी एडी करंट है वो किसके समानुपाती होती है सीधी। ऑप्शन ए में दिया है वोल्टेज, वोल्टेज में देखिए कहीं भी फॉर्मूले में यूज नहीं है, तो ये तो है ही नहीं इसका। बी में दिया है धारा यानी करंट, करंट का भी कोई यूज नहीं है। सी में दिया है फ्रीक्वेंसी, जी हाँ फ्रीक्वेंसी है हमारी यहाँ पे। और डी में दिया है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का भी कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी एडी करंट के सीधे समानुपाती होती है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27 में पूछा परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। जो परमेबिलिटी है उसका परिवर्तित होने का कारण पूछा है लंबाई, फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय वाहक बल। देखिए जो परमेबिलिटी होती है हमारी, इसे म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा बी यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अपॉन एच, अपॉन क्या होता है एच, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। तो यूनिट निकालनी है हमें इसकी, नहीं यूनिट नहीं, ये पूछ रहा है कि किससे परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन बी में आया है हमारा फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स घनत्व। देखिए अगर ये आ जाए तो इससे परिवर्तित होगा वो। सी में दिया है क्षेत्र की तीव्रता 9 और डी में दिया है चुंबकीय वाहक बल। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य परिवर्तित हो या बी हमारा यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व परिवर्तित हो तो हमारा परमेबिलिटी भी परिवर्तित होती है। लेकिन यहाँ पे केवल दिया है फ्लक्स घनत्व। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी यानी फ्लक्स घनत्व के परिवर्तित होने पर भी परमेबिलिटी परिवर्तित होने का गुण रखती है या होने का कारण रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में कहा है किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, यानी सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस के लिए पूछा है कौन सा संधारित्र यूज करेंगे। वो हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटेलियम प्रकार का। ऑप्शन डी में दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटेलियम टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र है उसमें पूछा है क्या प्रभाव देखने को मिलेगा अगर उसमें ओपन सर्किट है। तो ऑप्शन ए में दिया यह कार्य नहीं करेगा, यह एक बार में फट जाएगा, सी में यह लीक हो जाएगा, डी यह सामान्य रूप से कार्य करेगा। देखिए अगर उसमें ओपन सर्किट है तो वो कार्य ही नहीं करेगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। 30 में दिया है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। हमने देखिए एक पीछे क्वेश्चन आया था कि अगर उसके जो प्लेट है, संधारित्र की प्लेट है, उसकी दूरी को कम करते हैं तो उसके धारिता के मान में वृद्धि होती है। अगर उसको बीच की दूरी को ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं तो उसके धारिता के मान में कमी होती है। यहाँ पे पूछा है कि धारिता के मान
प्लेटों की दूरी कम कर रही है तो धारिता के मान में पूछा है, यानी उसकी जो मान होगा वो पहले से बढ़ जाएगा उसके बीच की दूरी को कम करने पर, प्लेटों के बीच की दूरी को। ऑप्शन में दिया शून्य हो जाएगा, बी में समान रहेगा, सी में कम होगा, डी में बढ़ेगा। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, उनके प्लेटों के बीच की दूरी को कम करने पर उसके धारिता का मान बढ़ जाएगा और अधिक करने पर घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कहा है चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। देखिए आपने अपने ITI में भी प्रैक्टिस किया होगा कि एक बार मैग्नेट लेते हैं, उसे एक धागे से लटकाते हैं तो वो एक विशेष दिशा में यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा। तो यानी वो हमें क्या इंगित करती है, वो हमारे दिशा को इंगित करती है कि इधर नॉर्थ है, इधर हमारा साउथ है। तो ये पूछा है डायग्राम में, देखिए ये कौन सी चीज को दर्शा रही है, दिशा विशेषता को, प्रेरण विशेषता को, संतृप्त विशेषता को, ध्रुव मौजूद विशेषता को, ये दर्शा रही है हमारी दिशा विशेषता को, जो ऑप्शन ए में दिया। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कहा है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। अनुचुंबकीय पदार्थ हमने बताया था कि ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकत्व का गुण अपने अंदर नहीं समाहित करता, यानी ऐसा बंदा, देखिए अपने प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरी जो संगति है वो चुंबकत्व की है और मेरे पास में कोई बंदा आता है वो कहता है नहीं जी मैं आपकी संगति में नहीं ढल सकता, मैं आपके समरूप नहीं हो सकता, तो वो हो गया हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन ए वायु अनुचुंबकीय पदार्थ है, बी स्टील हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ, ग्लास और वाटर हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। लेकिन इसमें पूछा अनुचुंबकीय पदार्थ, जो कि ऑप्शन ए वायु यानी एयर हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कहा है चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु यानी कमर्शियल पर्पज के लिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जा सकता है। देखिए जो ऑप्शन में दिया है प्रेरण विधि, एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, विभाजित स्पर्श विधि, ये चारों विधि है तो हमारी परमानेंट मैग्नेट बनाने की, लेकिन पूछा है कमर्शियल पर्पज के लिए, उसमें यूज करते हैं हम प्रेरण विधि का। किसका यूज करते हैं, इंडक्शन मेथड का, जो ऑप्शन ए में दिया। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में पूछा है यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है। जो हमारी कुंडली है उसमें पूछा है अगर उसके जो घुमाव है उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है, प्रेरण का प्रभाव क्या देखने को मिलता है, वो बढ़ेगा, घटेगा या शून्य हो जाएगा या समान रहेगा। अगर जो घुमाव है उनके बीच की दूरी को हम बढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे जैसे ये है, और कहता है मैं इनके बीच की दूरी को बढ़ा दूं, ऐसे कर दूं, तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, जो प्रेरण प्रभाव है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमारा बढ़ जाएगा। क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर कम कर दे तो वो घटेगा। राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। 35 में पूछा है संधारित्र में प्रावैद्युतिक कुचालक का कार्य क्या है। संधारित्र में प्रावैद्युतिक कुचालक का क्या कार्य है। संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, प्लेटों के बीच लघुपतन से बचाता है, संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। देखिए जो हम प्रावैद्युतिक पदार्थ का यूज करते हैं, हम वो इसलिए यूज करते हैं जो हमारी दो प्लेट है उनके बीच में किसी भी धारा का आदान प्रदान ना हो सके या किसी भी धारा का प्रवाह ना हो सके, उस चीज को वो रोकता है। जो ऑप्शन बी में दिया है प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। राइट आंसर मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में कहा है कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का आकार, प्लेटों का पदार्थ, प्लेटों की मोटाई। देखिए थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करके बता देता हूँ क्या होता है हमारा, इसको रफ कर देता हूँ एक बार। देखिए क्या होता है, जो हमारे समांतर प्लेट वाले संधारित्र होते हैं उनकी बात करता हूँ। अगर हमें उसकी धारिता निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है C = 8.85 K × A n-1 अपॉन T × 10⁸। ठीक है ना, ये होता है हमारा। अब इसमें जो K है हमारा पैरा वैद्युतिक पदार्थ, जो A है हमारा, ये हमारा प्लेट का क्षेत्रफल है, N हमारा होता है प्लेटों की संख्या, और T होता है हमारा इसमें
अचालक की मोटाई। ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि जो संधारित्र में धारिता का मान है वो किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है ऑप्शन के मुताबिक। ऑप्शन में दिया है प्लेटों का क्षेत्रफल। जी हाँ, देखिए प्लेट के क्षेत्रफल से ये निर्धारित होता है इसका मान धारिता का। ऑप्शन में दिया है प्लेटों का आकार। देखिए प्लेटों का आकार का कोई भी इसमें जिक्र नहीं है, केवल क्षेत्रफल है। सी में दिया है प्लेटों का पदार्थ। नो, प्लेटों का पदार्थ इसमें भी कोई निर्भर नहीं करता है। और डी में दिया है प्लेटों की मोटाई। प्लेटों की मोटाई पूछे हैं, कहा इसने, लेकिन हमारी अचालक की मोटाई होनी चाहिए। जो ऑप्शन ए दिया है प्लेटों का क्षेत्रफल हमारा, जी हाँ, कैपेसिटेंस पर निर्भर करता है। इसका मान, अगर प्लेट का क्षेत्रफल है तो इसके मुताबिक इसका जो मान होगा कैपेसिटेंस का, किसी संधारित्र की धारिता का मान होगा, वो घट और बढ़ सकता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है। वो होता है हमारा प्लेटों का क्षेत्रफल। देखिए निर्धारित तो हमारा के द्वारा भी हो रहा है, एन के द्वारा भी हो रहा है, टी के द्वारा भी होता है, लेकिन हमें ऑप्शन के मुताबिक आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर कपलिंग सर्किट में पूछा है किस प्रकार का संधारित्र यूज करेंगे। वहां पे करते हैं मोनोलिथिक कैपेसिटर का। किसका करते हैं? मोनोलिथिक कैपेसिटर। राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज ये जो हमने मैग्नेटिज्म और कैपेसिटर पर आधारित 37 क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है, क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका अच्छे से जवाब दे देंगे। और मुझे उम्मीद है आज आपके जो ये लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का ज्ञानवर्धन करने के लिए, उनके पेपर को अच्छा बनाने के लिए इस वीडियो को उन तक शेयर करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए और मिशन एग्ज़ाम के और अन्य क्वेश्चंस पाने के लिए IIT नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।